इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि इंटरप्रिटेशन होता क्या है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कोई कानून जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लॉ ऐसा हो जिसमें कोई वर्ड्स है जो एम्बिग्विटी है, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अनक्लियर है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को जो है कोर्ट इंटरप्रेट करता है, ठीक है। इंटरप्रेट करता है कि भाई उस वर्ड का रियल मीनिंग क्या हो सकता है। तो जब किसी स्टेट्यूट के अंदर कोई ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो वर्ड अनक्लियर है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में लेजिस्लेचर ने बोला कि 26 वीक का ऑफ मिलेगा, ठीक है, उनको छुट्टी मिलेगा, लेकिन उन्होंने उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है कि भाई हॉलीडे उसमें से एक्सक्लूड होगा, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पे तो कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि भाई इसमें तो ऐसा एक केस गया था, एक महिला को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए था, तो उनको 26 वीक का कंपनी ने दिया, लेकिन कंपनी ने 26 वीक में 26 जो संडे था वो हर संडे का पैसा काट लिया। बोलता है भाई लॉ में कहीं लिखा नहीं है कि संडे को भी मिलना चाहिए, 26 वीक मिला है, 26 वीक में आप संडे को नहीं आती थी तो मैं संडे को तो काटूंगा, तो वो काट लिया। अब ये महिला चली गई कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा कि ये तो बात सही है भाई, उसमें तो लिखा है 26 वीक, ठीक है, तो 26 वीक में तो ये भी तो नहीं लिखा है कि संडे को जोड़ के देना है कि संडे को नहीं इंक्लूड करना है। 26 वीक का मतलब है कि भाई 26 वीक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, कोर्ट जो है इंटरप्रेट किया उस वर्ड को 26 वीक को, और कोर्ट ने कहा कि देखो ये कानून किसके लिए बनाया गया है, महिला के लिए बनाया गया है। तो अगर मैं संडे को काटता हूँ तो बहुत सारी महिलाएं प्रभावित हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये महिला के बेनिफिशियरी के लिए लॉ बनाया गया था, कंपनी के बेनिफिशियरी के लिए लॉ थोड़ी बनाया गया था कि संडे को काट को कंपनी को फायदा पहुंचाएं, बराबर। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, संडे भी इंक्लूड होगा और संडे का भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन के दौरान कोर्ट ने इंटरप्रेट करते समय कहा। जब कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे लेजिस्लेचर का जो है इंटेंशन क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है, और वो वर्ड जो है अनक्लियर रह जाता है, तो जो है कोर्ट अपना दिमाग लगाता है और उस वर्ड का रियल मीनिंग, ट्रू मीनिंग जो होता है वो निकालने की कोशिश करता है। यही ये एक्ट में पूरा पढ़ना है। अब कोर्ट जब किसी वर्ड के ऊपर वो फंसेगा तो कहीं से तो अपना दिमाग लगाएगा ना। तो जब वो दिमाग लगाएगा तो ये एक्ट का कहना है कि कोर्ट जो है दो तरीके से दिमाग लगा सकता है। पहला ये कि वो जो एक्ट है उसी के अंदर वो ढूंढे उस वर्ड का मीनिंग, ठीक है, क्योंकि उस बुक के, उस एक्ट के अंदर तो बहुत सारा प्रीफेस है ना, प्रीएम्बल होगा, हेडिंग रहता है, डेफिनेशन है, इलस्ट्रेशन है, आप उधर देखो कहीं इलस्ट्रेशन में उस वर्ड के बारे में बताया हो, ठीक है, प्रोविजो रहता है, उसमें देखो कहीं उस वर्ड का आपको क्लियर मीनिंग निकल जाए, ठीक है। तो कोर्ट सबसे पहले इंटरनल एड से वो उस वर्ड को क्लियर करने की कोशिश करेगा, सबसे पहली बार, ठीक है। अगर इंटरनल वर्ड में, इंटरनल एड में, एक्ट के अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार ये वर्ड क्लियर नहीं हो पाया है, तो कोर्ट क्या करेगा, फिर कोर्ट फिर एक्सटर्नल हेल्प लेगा, जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल एड, ठीक है। अब एक्सटर्नल एड में कोर्ट क्या कर सकता है, कोई बुक मंगा सकता है कि भाई बुक मंगाओ, देखो उसमें कुछ है क्या। कोई डिक्शनरी मंगा सकता है कोर्ट, डिक्शनरी में तो बहुत सारे मीनिंग का रहता है ना, फ्रेज वगैरह, राइट। तो कोर्ट डिक्शनरी मंगा के उस वर्ड को क्लियर कर सकता है। कोई केस ऐसा है जो पहले डिसाइड हुआ था और इसी वर्ड के आधार पर था, तो वो केस लॉ प्रेफर कर सकते हैं कोर्ट को अगर लगता है कि यार ये वर्ड जो है नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो मुझे लगता है जब ये पार्लियामेंट में पास हो रहा होगा तो इस एक्ट पर तो डिस्कस हुआ होगा ना, तो उस एक्ट के डिस्कशन में तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा मुझे, तो कोर्ट जो है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री निकालवा लेगा कि भाई लेके आओ, पार्लियामेंट में जो हिस्ट्री वो डिबेट हुआ था उस बिल के ऊपर, तो उसमें चर्चा तो हुआ रहेगा ना किसी इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, राइट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कोर्ट जो है एक्सटर्नल एड के तौर पर कोई टेक्स्ट बुक मंगा सकता है जो ज्यूरिस्ट या स्कॉलर ने लिखे हों, ठीक है, डिक्शनरी मंगा सकता है किसी वर्ड को अनक्लियर करने के लिए, कोई पुराना केस लॉ है जिसमें ऐसे वर्ड को डिफाइन किया गया है तो केस लॉ को रेफर कर सकता है।
पार्लियामेंट में जब लॉ बनता है तो डिस्कस होता है, ठीक है, कि भाई ये लॉ किस लिए बन रहा है, जिस पार्टी को अपोज करना है वो अपोज करे, तो वहाँ बहुत सारा डिबेट होता है। तो वो डिबेट में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोर्ट को लगता है कि नहीं यहाँ से लिया जा सकता है, तो कोर्ट वहाँ से भी ले सकता है, समझ गए। तो इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट जो है दो तरीके का एड का मतलब क्या होता है, हेल्प लेता है दो तरीके से। एक तो इंटरनल हेल्प लेगा, स्टैट्यूट के अंदर ही ढूंढेगा। तो अब स्टैट्यूट के अंदर, कानून के अंदर क्या क्या होता है, जब आप कोई एक्ट या कानून उठाओगे तो उसमें टाइटल रहता है आईपीसी, ठीक है, और उसके अंदर आपने कुछ चैप्टर खोला है तो लिखा रहेगा मर्डर या कुछ, तो आप टाइटल देख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो प्रियम्बल में भी रहता है मोटो इस एक्ट का, कि भाई इस एक्ट में क्या क्या आप पढ़ने वाले हो। हेडिंग्स रहते हैं हर चैप्टर के, डेफिनेशन रहता है हर वर्ड्स का, इलस्ट्रेशन रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल कि भाई ये आपको जो ऊपर में मैंने मर्डर बताया है, मर्डर कब कब होगा, तो इलस्ट्रेशन दिया रहता है ना, ए ने बी को बुश में ले गया और वहाँ पे बंदूक से गोली मार दिया, तो जानबूझ के बुश में ले गया, झाड़ी में ले गया, उसको गोली मार दिया। तो मर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए इलस्ट्रेशन दिया रहता है, आप इलस्ट्रेशन से देख लो। किसी वर्ड का अगर डेफिनेशन नहीं मिलता है तो प्रोविजो दिया रहता है हर एक्ट के अंदर, कि भाई आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो प्रोविजो से समझ लो। तो कोर्ट इतनी चीज़ें तो करेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ भी क्लियर नहीं होगा तो तब कोर्ट एक्सटर्नल एड लेता है, एक्सटर्नल हेल्प लेता है। एक्सटर्नल हेल्प लेने में सबसे पहले वो डिक्शनरी को मान्यता देते हैं, फिर टेक्स्ट बुक मंगाते हैं, अगर डिक्शनरी में नहीं मिला तो टेक्स्ट बुक मंगाते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं मिला तो पार्लियामेंट का हिस्ट्री देखते हैं कि भाई उसमें कुछ मिल जाए हमको, हमें डिबेट हो रहा होगा तब उस टाइम पे वो वर्ड आया होगा ना, ठीक है। केस लॉ देखते हैं पीछे का, कहीं ऐसा वर्ड कोई डिफाइन हुआ हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर कवर होती हैं। अब यहाँ पे ये स्टैट्यूट बोलता है कि आपको अगर नहीं मिल रहा है ना तो आप 3 रूल लगा सकते हो किसी भी वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए। आप इस दोनों में तो जाओ ही, इंटरनल में भी जाओ, एक्सटर्नल में भी जाओ, लेकिन आपको मैं 3 प्रिंसिपल देता हूँ, ये 3 प्रिंसिपल लगा के ही इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इंटरप्रेट करने के लिए 3 रूल दे दिया है। तो सबसे पहला है लिटरल रूल, कि भाई जिस एक्ट में आपने कोई वर्ड आपको लगता है कि अनक्लियर है तो आप लिटरल दिमाग लगाओगे कि जैसा है वैसे ही, जैसे बोल रहा है 18 साल तो आप 18 साल के हिसाब से ही समझोगे उसको, ठीक है, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तो लिटरल रूल का मतलब है कि भाई लिटरली जो है वही, आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है। दूसरा है आपका गोल्डन रूल। गोल्डन रूल बोलता है कि भाई आप लिटरल दिमाग मत लगाओ, अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपना दिमाग लगाओ, भगवान ने तुमको दिमाग दिया है, तुम्हारे हिसाब से जो सही है वो वर्ड तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। तो गोल्डन रूल सबसे अच्छा रूल माना जाता है कि भाई कहीं पे अगर कोर्ट फंसता है तो कोर्ट अपना लॉजिक लगा सकता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए था, ठीक है, लेजिस्लेशन ने गलत किया है, यहाँ पे ये वर्ड का मतलब ये होना चाहिए था, लेजिस्लेशन ने नहीं दिया है। तो ये अपना गोल्डन रूल बोलता है कि आप अपना दिमाग लगा सकते हो। लिटरल रूल बोलता है आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तीसरा है मिस्चिफ रूल। ये 3 रूल मेन है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। मिस्चिफ रूल बोलता है कि देखो जब कोई आप एक्ट के अंदर आपको कोई वर्ड का क्लियर मतलब नहीं समझ में आए, ठीक है, कोई एम्बिग्विटी हो उसके अंदर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओ उस एक्ट के पीछे वाले एक्ट में। कोई भी एक्ट जब आता है तो उससे पहले कोई एक्ट बना रहता है, ठीक है, उसको रिपील करके नया एक्ट आता है, तो आप देखो कि उस एक्ट में क्या कमियां थी, ठीक है, जिसके कारण ये एक्ट आया, आपको समझ में आ जाएगा इस वर्ड का मतलब, पहली बात। दूसरा, क्या इस एक्ट में उस कमियों को दूर किया गया है या नहीं किया गया है, पहले ये देखो, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, मिस्चीफ रूल बहुत मतलब सादगी से समझाता है। आप एक बार मिस्चीफ रूल का पढ़ोगे ना बहुत मजा है। एक सेकंड, हाँ, किसी का मैसेज आ गया यार, कौन है यार, सॉरी, हाँ। और तीसरा इसमें बोलता है कि भाई आपका ये जो एक्ट है वो पहले वाले एक्ट का जो कमियां था, जो वर्ड उसमें प्रॉब्लम में थे, इस वर्ड में इस एक्ट में क्लियर हुआ है या नहीं वो देख लो, ठीक है। और तब जो है आपका
इंटेंशन जो लेजिस्लेचर है जिसको ये बनाना था उसका इंटेंशन देखो और फिर आप जो है इंटरप्रेट करो। मिस्चीफ रूल थोड़ा वाइड बताता है, पीछे जाओ फिर इसमें देखो क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, अगर वो दूर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर वो वर्ड को खुद ढूंढो, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि वो जो प्रॉब्लम था पहले वाले में इस वाले में ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर इंटेंशन देखो कोर्ट ये लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो मिसचीफ रूल जो है थोड़ा वाइड बता देता है कि भाई आपको इस तरीके से फिर निकालना है हल। तो ये 3 तरीके का जो है रूल होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में। और 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्शन वैसे बहुत होते हैं लेकिन मेन जो है कंस्ट्रक्शन 2 टाइप का होता है जिसको रूल में ही कवर किया जाता है, लेकिन आप रूल में कवर नहीं करोगे तो भी चलेगा। रूल आप 3 ही लिखना, मेन, मिसचीफ, गोल्डन, लिटरल, ठीक है। अगर आपसे रूल पूछे तो ये 3 ही है, ठीक है। बाकी सारे कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन को भी कोई कोई रूल ही बोलता है, तो रूल उसमें जो है कंस्ट्रक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और दूसरा है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब कोई लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है, तो लेजिस्लेचर जब बनाता है तो कोई कोई वर्ड ऐसा होता है ना जो एम्बिग्विटी रहता है, आपको पता है, तभी वो इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इंटरप्रेट आपको ऐसे करना है ताकि लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो भी बना रहे और आप जो चाहते हो वो भी बना रहे, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर के इंटेंशन को आप नहीं बदलोगे, आप अपना दिमाग लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने दिमाग में इतना दिमाग मत लगा देना कि लेजिस्लेचर के दिमाग को ही खराब कर दो, ठीक है, ऐसा। तो दोनों हारमोनियसली मतलब चलना चाहिए। कोर्ट लेजिस्लेचर ने बोला 18 ईयर्स, तो आप भी उसी के आसपास कुछ ऐसा ढूंढो जो 18 ईयर्स को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, तो लेजिस्लेचर का भी इंटेंशन रह जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है, किसी भी वर्ड को। आप ऐसा नहीं है कि आपको पावर है कि इंटरप्रेट करना है तो गोल्डन रूल लगाओ, अपने मन से जो वर्ड मिल रहा है वो लगा दो, नहीं कर सकते। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन आपको बताता है कि आप जब कोई वर्ड को इंटरप्रेट करो तो आप हारमोनियसली करो। आप मतलब ओवरराइड मत कर दो कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन था कुछ और आप अपना दिमाग लगा के कुछ और कर दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये बोलता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। और एक होता है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के में है कि कोई भी कोर्ट जब किसी वर्ड का इंटरप्रिटेशन करेगा तो वो देखेगा कि वो बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर वो बेनिफिशियल लॉ है और वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है तो वो इंडिविजुअल के बेनिफिट को नहीं देखेगा। इसी का एक लैंडमार्क केस वो था जो मैंने बताया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाला। वो महिला ने जब केस किया तो कोर्ट ने कहा कि ये लॉ जो है बेनिफिशियल लॉ है क्योंकि इससे महिलाओं को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये कंपनी के लिए नहीं बनाया गया है ये लॉ, ये महिलाओं के बेनिफिशियरी के लिए बनाया गया है। तो हमें जो इंटरप्रेट करना है वो महिलाओं को फेवर देने के कॉन्टेक्स्ट में करना है, ठीक है। तो कोर्ट ने माना कि नहीं, 26 वीक में संडे भी इंक्लूड होगा, उनको संडे का भी पगार देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है ये अपना बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक समझ में आया हारमोनियस क्या होता है, बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पहला, ठीक है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज मींट बाय रिपील ऑफ स्टैट्यूट। देखो जब कोई लॉ जो है पुराना हो जाता है या उसमें ऐसा लगता है कि चेंजेस करना मुश्किल है, ठीक है, तो उसको रिपील कर दिया जाता है। जैसे अभी हमारा आईपीसी, सीआरपीसी ये सब रिपील हो गया, हमने नया लॉ बनाया, ठीक है, बीएनएस, बीएसए, ठीक है, बीएनएसएस। क्यों? क्योंकि उसमें जो लॉज थे वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश एरा का था। कुछ कुछ तो ऐसे लॉ थे जिसमें मतलब आपको लगता है कि जैसे 0 एफआईआर का उसमें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, कॉन्सेप्ट। बहुत सारे ऐसे लॉ, पहले वाले में कोई नियम नहीं था कि किसी लड़की को आप झूठा वादा करो कि मैं तुमसे शादी करूंगा और फिजिकल हो गए, फिर बाद में बोलते हो मेरी मम्मी नहीं मान रही है, मेरे पापा नहीं मान रहे हैं।
तो अभी वाले में मम्मी भी मानेगी और पापा भी, ठीक है। अगर आपने झूठ बोल के शादी किया कि फिजिकल बनाया कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उसके लिए पनिशमेंट हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे पहले जो नहीं थे और अभी वाले नए वाले में लाया गया। बहुत पहले वाले में बहुत ऐसे थे जो अभी वाले में नहीं लाया गया, जिसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो कोई भी स्टेट्यूट तब जो है रिपील हो जाता है। रिपील का मतलब होता है वो खत्म कर दिया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है, एब्रोगेट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो है खत्म हो गया। अभी हमने नया लॉ लाया। तो नया लॉ लाने का मतलब क्या था कि भाई पीछे वाले लॉ में कुछ ऐसी खामियां थी जिसको बदला नहीं जा सकता था, ठीक है। तो हमें नया लाना पड़ा। कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारा अपना सीपीसी नहीं बदल पाया, जबकि 1907 का है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोविजन है थोड़े बहुत अभी के हिसाब से बदले जा सकते हैं, तो अमेंडमेंट कर दिए। पूरा सीपीसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बदले। जब ऐसा लगेगा कि सीपीसी अब हमारे जो अभी 2025 या 26 के जो माहौल है उसमें सीपीसी फिट नहीं बैठता है, हम हटा देंगे उसको, ठीक है। तो जब जब कोई लॉ समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से अनुकूल नहीं रहेगा तो उसको रिपील कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बदले नया लॉ लाया जाता है। अगर किसी स्टेट्यूट को ऐसा लगता है कि नहीं छोटे मोटे अमेंडमेंट की ज़रूरत है, छोटे मोटे चेंजेस कर दिए जाएं तो ये लॉ सही है, तो लॉ फिर अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे। सीपीसी में 100 बार अमेंडमेंट हुआ है, तो जब जब लगा कि नहीं छोटे मोटे अमेंडमेंट की ज़रूरत है कर दो। सीपीसी को रिपील किया गया क्या? नहीं किया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रिपील नहीं किया गया। जब शुरू में 1700 या 1800 में बना था ना, 1807 या 1862 में, तो तब वो रिपील कर दिया गया था कि तब जो बना था ना वो पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था सीपीसी, ठीक है। तो उसके बदले फिर से नया आया सीपीसी। तो जब जब ऐसा लगेगा कि नहीं अब इसको हटा के नया लाने की ज़रूरत है तो रिपील कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मीन्ट बाय रिपील ऑफ स्टेट्यूट, तो रिपील का मतलब होता है किसी भी एक्ट को या लॉ को रिवोक कर देना, ठीक है, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, एब्रोगेट कर देना, ठीक है। तो फिर वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता, वो लॉ खत्म। फिर अब उसके जगह पे जो लॉ आएगा वो फिर अपना स्थान ले लेगा, ऐसा होता है। अभी देखो कोई भी लॉ जो है, कोई भी एक्ट जो है पूरा भी रिपील किया जा सकता है और उसका कोई पार्ट भी रिपील किया जा सकता है, ठीक है। रिपील जो होता है दो तरीके से होता है, एक्सप्रेसली होता है और इम्प्लाइडली होता है, दो तरीके से होता है। ए स्टेट्यूट इज कंसिडर्ड वॉइड एंड हैज़ नो इफेक्ट आफ्टर इट इज रिपील्ड। जब कोई एक्ट रिपील हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। वो इफेक्ट में कैसे रहेगा? जब वो खत्म हो जाएगा तो रिपील हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। ए लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू रिपील लॉज। सही बात है, लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता भी है और लॉ खत्म करने का भी पावर उन्हीं के पास है, ठीक है। जस्ट एज इट हैज़ द पावर टू इनैक्ट देम। कोई भी लॉ जब लेजिस्लेचर बना सकता है, इनैक्ट कर सकता है, तो उसी पावर से उसको रिपील भी कर सकता है। ए स्टेट्यूट कैन बी रिपील टू रिमूव अननेसेसरी एक्ट और टू स्ट्राइक आउट डेड मैटर फ्रॉम द स्टेट्यूट बुक्स, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, जब उस एक्ट में जब कोई स्टेट्यूट में कुछ अननेसेसरी रहता है सेक्शन या एक्ट, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। तो रिपील करने के 2-4 रीज़न मैंने बता दिए कि भाई अभी के हिसाब से वो अनुकूल नहीं है, उसमें अगर छोटे मोटे अमेंडमेंट करते हैं तो भी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा अभी के ज़रूरतों को, ठीक है। उसको रिवोक करना ही एकमात्र ऑप्शन है, तो लेजिस्लेचर जो है उसको रिवोक कर देता है, रिपील कर देता है, ठीक है। इसके बाद है व्हेन इंटरप्रेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग ए स्टेट्यूट रिगार्डिंग इट्स रिपील, ठीक है। तो प्रिजम्पशन अगेंस्ट इम्प्लाइड रिपील, एक्सप्रेस रिपील, ये तो मैंने बता दिया था पहले आपको। कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंट, एग्जामिनेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन स्टेट्यूट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द होल सब्जेक्ट मैटर डॉक्ट्रिन। देखो ये बोलता है कि अगर किसी कोर्ट के पास जाएगा कोई एक्ट को रिपील कराना, ठीक है, कि भाई ये एक्ट जो है इसको रिपील कर देना चाहिए, तो कोर्ट कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो कोर्ट भी तो वही देखेगा ना कि भाई इसमें जो लेजिस्लेचर बनाने का इंटेंट था, जो लेजिस्लेचर इसको बनाया,
उसका इंटेंट फुलफिल हो रहा है क्या, इसमें कोई इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जिस जो एक्ट बनाया गया है उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो पूरा सब्जेक्ट कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एसेंशियल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो देखेगा ना। अगर ये सब देखा, अगर लगता है कोर्ट को कि नहीं यार ये सब फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो कोर्ट बोलेगा रिपील कर दो फिर। तो ये उस केस में है जब कोर्ट बोलेगा कि रिपील कर दो। बाकी लेजिस्लेचर को किसी एक्ट को रिपील करने के लिए कोर्ट से परमिशन की जरूरत नहीं है, याद रखना। लेजिस्लेचर का काम ही है लॉ बनाना। वो जज बोलेगा, बहुत सारा मामला ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कहा है कि भाई लॉ बनाना है तो आप पार्लियामेंट के पास जाओ, मुझे बोल रहे हो लॉ के ऊपर बोलने के लिए। आप लोगों को मालूम होगा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। जुडिशरी का काम सिर्फ जुडिशरी करेगी, पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट करेगी, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो लॉ बनाने का, लॉ खत्म करने का सारा पावर पार्लियामेंट को है। इन केस कोर्ट के पास आता है कि भाई ये रिपील हो जाना चाहिए लॉ, ठीक है, ये क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, तो कोर्ट कैसे उसको रिपील करेगा, कैसे रिपील करने के लिए रिक्वेस्ट कर लेगा पार्लियामेंट को, उसके बारे में बताया है कि वो कोर्ट जो है एग्जामिन करेगा कि भाई ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, लेजिस्लेचर का इंटेंट जो था बनाने के लिए वो है या नहीं है, इसमें फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जो भी है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कोर्ट के लिए है ऐसा। अगला है आपका प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। प्राइमरी रूल बोल रहा है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का, तो मैंने अभी ऊपर वही बताया था। ठीक है, कि भाई प्राइमरी रूल जो होता है 3 होता है, एक होता है लिटरल रूल, दूसरा होता है गोल्डन रूल और तीसरा होता है मिस्चिफ रूल। ठीक है, 2 होता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो भी रूल में ही कोई कोई कवर करते हैं, कोई कोई कंस्ट्रक्शन बोलता है। तो एक होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने आपको ऊपर में बता दिया था। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना वापस से। अगला है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट एंड देयर फंक्शन इन इंटरप्रिटेशन। मैंने शुरू में बताया था कि जब कोई कोर्ट इंटरप्रेट करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले इंटरनल एड लेता है। ठीक है, तो अब इंटरनल एड में यहाँ से पूछ रहा है आपको कि भाई उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। स्टैट्यूट से पूछ रहा है ना, तो स्टैट्यूट के अंदर के पार्ट आपको बताने पड़ेंगे। तो स्टैट्यूट के अंदर क्या क्या होता है, टाइटल होता है, प्रीएम्बल होता है, हेडिंग होता है, मार्जिनल नोट होता है, डेफिनेशन होता है, इलस्ट्रेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, प्रोविजो होता है, एक्सेप्शन होता है। ये सब किसी भी एक्ट में होता ही होता है। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि कोर्ट कैसे इसको जो है ये इंटरप्रेट करती है, कैसे ये फंक्शन करता है। तो कोर्ट जो है अगर किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए अगर टाइटल में देखता है, तो टाइटल में क्या दिखेगा कोर्ट को, इस एक्ट का पर्पस दिखेगा। तो पर्पस अगर आपको पता है तो समझ में आएगा ना कि इस वर्ड को कैसे डिफाइन करना है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, बेनिफिशियरी वाला मैंने बताया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब कोर्ट टाइटल देखेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये किसके लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए बनाया गया। मैटरनिटी कौन, महिला ही दे सकती है ना, पुरुष तो पैटर्निटी होगा। तो महिलाओं के लिए अगर ये एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट, महिलाओं के बेनिफिट के लिए, और वहां पे अगर 26 वीक लिखा है और उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तो कोर्ट क्या करेगा, 26 वीक में संडे भी इंक्लूड करेगा। कंपनी को क्यों फायदा पहुंचाएगा, वो तो महिलाओं को पहुंचाएगा ना, क्योंकि ये एक्ट महिलाओं के बेनिफिट के लिए बनाया है। तो ऐसा होता है, समझे। तो टाइटल का यूज करते हैं कि भाई देखें तो पर्पज क्या है इस एक्ट का। प्रीएम्बल देखते हैं, प्रीएम्बल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एक्ट का कि भाई ये एक्ट बना क्यों है। तो अगर किसी वर्ड को आपको इंटरप्रेट करना है और आपको ऑब्जेक्टिव पता हो उस एक्ट का, तो आप थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाओगे ना कि ये बनाया गया, कि बनाया क्यों गया था। तो ऐसा है, ठीक है। तीसरा है हेडिंग्स। हेडिंग क्या होता है, हेडिंग पूरे चैप्टर का जो है ना आपको बताता है कॉन्टेक्स्ट, कि ये चैप्टर किसके बारे में बात करने वाला है। तो अगर आपको ये पता हो कि ये चैप्टर किस बारे में बात करेगा और उसमें अगर कोई वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप समझ सकते हो ना कि ये चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो वर्ड भी किसके बारे में बात कर रहा होगा, बराबर। तो ऐसा है। इसके बाद है मार्जिनल नोट्स के बारे में। मार्जिनल नोट जो है हर सेक्शन को एक्सप्लेन करता है कि वो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो ये होता है, तो इसीलिए वो मार्जिनल नोट्स का हेल्प लेते हैं।
डेफिनीशन का हेल्प लेते हैं, क्योंकि डेफिनीशन में पता चलता है ना कि वर्ड जो है क्या बोलना चाहता है। जैसे लिखा है मेन, तो मेन मतलब ऑल एज ऑफ मेल, ठीक है, तो मेल में मेन आ गया। तो डेफिनेशन में आप समझ गए ना कि भाई ऑल टाइप्स ऑफ मेल, मेल जो भी होगा सब मेन में आएगा। तो आप डिफिनीशन से समझ गए। अब आपको कहीं पे अनक्लियर है तो समझ जाओगे ना कि भाई अगर बच्चा भी है तो यहाँ इस एक्ट में अगर मेल बोल रहा है मेन है तो बच्चा भी मेन ही होगा, ठीक है। तो आपको फिर वर्ड को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलस्ट्रेशन का भी हेल्प लेता है। इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल बताता है, जैसे मर्डर के केस में मैंने बताया। तो अगर कोर्ट कहीं ऐसे वर्ड में अटक गया, ठीक है, तो कोर्ट इलस्ट्रेशन देख सकता है ना, एग्जाम्पल, कि भाई एग्जाम्पल में क्या समझाया, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगेगा ना मेरा भी, ऐसा। फिर एक्सप्लेनेशन का यूज करते हैं, फिर प्रोविजो का, फिर एक्सेप्शन का। तो इसी तरीके से जो है कोर्ट हर पार्ट को जो है इंटरप्रेट करके देखती है कि भाई इससे कुछ मिल रहा है क्या। तो ये सब जो है उनके पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स के जो हैं फंक्शंस हैं, ठीक है। अगला है आपका केस लॉ, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये बेसिकली कस्टोडियल डेथ का केस था, ठीक है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, इसीलिए मैंने पीडीएफ भेज दिया है, लिंक देखिए। इट वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 1997, द सुप्रीम कोर्ट केस दैट establish guideline to protect human rights and prevent police misconduct. The case addressed the right of people in police custody and the accountability of law enforcement agency, ठीक है। इसका की पॉइंट क्या है? The case established that the custodial violence including torture and death in police custody violates human rights and the rule of law, ठीक है। दूसरा है द केस एस्टैब्लिश्ड दैट द स्टेट इज वाइकेरियस लाइबल फॉर द एक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट हु कमिट कस्टोडियल वायलेंस। तीसरा है द केस एस्टैब्लिश्ड दैट कॉम्पनसेशन कैन बी अवॉर्डेड फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है द केस एस्टैब्लिश्ड दैट द पुलिस ऑफिसर शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड इन हाउ टू अरेस्ट एंड ट्रीट पीपल इन कस्टडी। पुलिस ऑफिसर को जो है वो ट्रेन करना चाहिए कि पुलिस जो है अपनी ड्यूटी कैसे निभाएं, अरेस्ट करना है तो कैसे करें, कस्टडी में किसी से व्यवहार करना है तो कैसे करना है, ऐसा। द केस एस्टैब्लिश दैट पुलिस एक्शन शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। पुलिस का जो एक्शन है वो एकदम पारदर्शी होना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो उसके लिए वो जिम्मेदार भी है, अकाउंटेबल भी होगा वो। अगला है द केस एस्टैब्लिश दैट द पुलिस शुड यूज साइंटिफिक एंड ह्यूमन मेथड्स ऑफ इंटेरोगेशन। पुलिस जो है अगर किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ह्यूमन मेथड जो है अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत मारो पीटो कूटो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइन दिए, जिसके कुछ गाइडलाइन मैं आपको पढ़ रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर गाइडलाइंस एस्टैब्लिश बाय दिस केस। फर्स्ट है पुलिस ऑफिसर शुड वेयर क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगा और उनका जो है आइडेंटिटी, जैसे वो आईपीएस है तो आईपीएस का टैग होना चाहिए, इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर का टैग होना चाहिए और उसका नाम क्लियर वर्ड में होना चाहिए। ये पहला गाइडलाइन था। आपसे गाइडलाइन के बारे में पूछा जा सकता है कि एमसी मेहता के केस में गाइडलाइन क्या थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गाइडलाइन ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ऐसा। तो इसीलिए बाकी केस लॉ का मैंने पीडीएफ भेज दिया है, मस्त है, पढ़ लेना, या कल टाइम रहेगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी पूरा कवर करना है तो नहीं हो पाएगा ऐसे में। गाइडलाइन में पहला ये था। दूसरा ये है ए रजिस्टर शुड बी केप्ट ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर हु इंटेरोगेट एन अरेस्टी। जो भी अरेस्टी बनता है, जिसको भी अरेस्ट करके लाया गया है, पुलिस अगर उसको इंटेरोगेट करता है, पूछताछ करता है, तो वो अपने पास एक रजिस्टर रखेगा और उसमें सारी जानकारी लिखेगा। तीसरा है पुलिस कंट्रोल रूम शुड बी इस्टेब्लिश एट ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हेडक्वार्टर। पुलिस कंट्रोल रूम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के हेडक्वार्टर में होना चाहिए, इसके बारे में भी कोर्ट ने कहा। अगला है
police should communicate information about an arrest to the police control room within 12 hours. पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करता है तो पुलिस कंट्रोल रूम में 12 घंटे के भीतर भीतर उनको इन्फॉर्म करना होगा कि हमने इस बंदे को अरेस्ट किया है। ठीक है। द गाइडलाइन एस्टैब्लिश बाय द केस वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन 2008। इस केस में जो भी गाइडलाइन दिए गए वो गाइडलाइन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, अमेंड करके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 2008 को। ठीक है। अगला केस लॉ है आपका विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका भी मैंने लिंक भेजा है, आर्टिकल आप लोग अच्छे से पढ़ना। आर्टिकल में बहुत अच्छा है, उसमें सीधा फैक्ट दिया है, इशू दिया है और जजमेंट। आपको कुछ कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो विशाखा का केस क्या था? द सुप्रीम कोर्ट केस विशाखा एंड अदर्स एंड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान established the Visakha guideline to combat sexual harassment in the workplace. The case was a landmark judgment that addressed the issue of gender inequality and sexual harassment in Indian workplace. अब इस एक्ट के अंदर कुछ की पॉइंट्स थे इस केस के अंदर। The case established that sexual harassment is a violation of fundamental right under Article 14, 19, 21 of the Indian Constitution. ये गोल्डन ट्राइंगल भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, याद रखना। ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि गोल्डन ट्राइंगल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 14, 19, 21 जो है गोल्डन ट्राइंगल है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी के बारे में, 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, और आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये तीनों सेक्शन तो आपको याद होना ही चाहिए एज अ स्टूडेंट भी। ठीक है। तो कोर्ट ने माना कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है जो कि एंश्राइंड है आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है। दूसरा कोर्ट ने कहा द केस डिफाइंड सेक्सुअल हरासमेंट एज अनवेलकम बिहेवियर ऑफ अ सेक्सुअल नेचर इंक्लूडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। ठीक है। तू चल ना मेरे साथ मूवी देखने में, तेरा प्रमोशन कर देता हूँ। ठीक है। या कुछ इस तरीके का गाली गलौज या वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट, आपने आपकी कलीग के साथ में काम करती है, आप उसको मतलब उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हो चलो ना घूमने, तो ये ऐसे कुछ कंडक्ट करते हो आप जो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा, उसके लिए आप जो है लाइबल रहोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। अगला दिया द केस एस्टैब्लिश गाइडलाइन फॉर एम्प्लॉयर टू एड्रेस सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट। ये जो केस है उसमें गाइडलाइन आया कि कोई भी एम्प्लॉयर है वहाँ पे वो जो है विशाखा का पॉस वो बनाएगा। ठीक है। पॉस कंप्लेंट सेंटर हर बड़े बड़े कंपनी में आप जाओगे ना तो वहाँ पे रहता है। ठीक है। कि आपको अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। This guideline included establishing complaint committee, raising awareness and ensuring that committee are headed by women. ठीक है। कमिटी बनाई जाएगी और उसकी जो है हेड जो है women ही रहेगा। The case highlighted the need for legal protection against sexual harassment in workplace. ये केस जो है इस बात को बहुत हाईलाइट किया कि सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है वर्क प्लेस पर उसके लिए जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है। The case was filed by Banwari Devi, a social worker who was gang raped in 1992 after trying to stop a child marriage. The trial court acquitted the accused, but Devi pursued justice in the Supreme Court, and hence Supreme Court जो है ये लैंडमार्क गाइडलाइन इशू करा। अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आर्टिकल भेज दिए हैं। अगला सवाल है आपका डिफाइन ए लॉ रिपोर्ट। ठीक है। और ब्रीफली और सवाल में लिखा है इन्होंने राइट ब्रीफली ऑन ऑल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट केस और लॉ क्रिमिनल लॉ जर्नल। ठीक है। आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो याद रखना। तो पहले लॉ रिपोर्ट को हम डिफाइन करते हैं। लॉ रिपोर्ट इज अ कंपाइलेशन ऑफ जुडिशियल ओपिनियन फ्रॉम कोर्ट केसेज। लॉ रिपोर्ट्स आर पब्लिश रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट डिसीजन that are used as precedent in future cases. तो लॉ रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा बार बेंच, पता है, आप लोगों ने देखा होगा मनु पात्रा,
आप लोगों ने देखा होगा लाइव लॉ, ये सब क्या है, ये सब लॉ रिपोर्ट छापता है। किसी भी कोर्ट में जब ये केस आता है ना, तो ये लोग अपने इसमें रिपोर्ट में हर केस का जो है साइटेशन के साथ आपको बताते हैं। तो वो फिर आप क्या करते हो, उसका यूज प्रेसिडेंट के तौर पर, आपका कोई केस आया तो उसमें लगा देते हो प्रिंट लेके, ऐसा। तो लॉ रिपोर्ट जो है ये काम करता है। इसके बाद आपको पूछ रहा है आगे, लॉ रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो केस का टाइटल रहेगा, साइटेशन रहेगा, ये तो सही है। कोर्ट का नाम रहेगा, पार्टीज रहेगा, पार्टीज का नाम, ये भी सही है। केस का फैक्ट क्या था, ये भी बताएगा आपको। इशू क्या है, ये भी रहता है। दोनों पार्टी का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो भी रहता है उसमें, करेक्ट है। और जजमेंट तो आएगा ही ना, जजमेंट क्या था वो। तो ये सब जो है लॉ रिपोर्ट के अंदर कवर होते हैं। ओलियम गैस लीक का, ठीक है। ओलियम गैस लीक केस रेफर्स टू अ मेजर इंसिडेंट इन इंडिया where a large amount of oleum gas leak from a chemical plant owned by Shriram Food and Fertilizer, ठीक है, located in a densely populated area of Delhi, causing significant harm to nearby residents and resulting in a landmark legal case which is known as MC Mehta versus Union of India, where the Supreme Court established the principle of absolute liability for hazardous industry, meaning the company is fully liable for damages caused by a leak regardless of fault, ठीक है। किसी का भी फॉल्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी आपका है, हजार्डस प्रोडक्ट आप बना रहे थे, अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई आप ही करोगे, एब्सोल्यूटली लाइबल, ठीक है। तो इसी केस से ये प्रिंसिपल जो है इस्टेब्लिश भी हुआ था, याद रखना, ठीक है। आगे बता रहा है इसमें, दिस केस हाईलाइटेड द नीड फॉर स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स व्हेन हैंडलिंग हजार्डस केमिकल इन पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है। अब केस का जो है कुछ की पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। On 4th December 1985, a large quantity of oleum gas leak from the Shriram Food and Fertilizer plant in Delhi, affecting people living nearby and causing the death of an advocate working in the Hazari Court. अरे बाप रे, 30 हजारी कोर्ट में एक एडवोकेट भी मर गया था। अभी पेटिशनर का क्या क्लेम था, इन्वायरमेंटलिस्ट lawyer MC Mehta filed a public interest litigation in the Supreme Court against the Union of India, seeking closure of the plant due to its hazardous nature and its location in populated area, ठीक है। तो MC मेहता ने पार्टी जो है यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया कि उन्होंने अभी तक उसको क्लोज क्यों नहीं किया। क्लोज करना चाहिए इसे हजार्डस कंपनी को, और इतने पॉपुलेटेड एरिया में वो भी इस्टेब्लिश है, ठीक है। इस केस में लीगल प्रिंसिपल क्या इजाद किया गया, तो अभी मैंने बताया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इस केस से इस्टेब्लिश हुआ। इससे पहले तक जो हमारे देश में था वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल चलता था, ठीक है। ये पहला केस था हमारे भारत का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो है प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अभी इस केस का जो इम्पैक्ट क्या पड़ा, दिस लैंडमार्क जजमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस environmental law in India, emphasizing the need for stringent safety measures and accountability for hazardous industry, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट ब्रीफ था इस केस का। अगला है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1897, ठीक है। इसका ओवरव्यू है ये, तो मैं फटाफट इसको गो थ्रू कर देता हूँ। जनरल क्लॉज एक्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया by providing a comprehensive framework for the interpretation of a statute and laying down essential principles to guide legal practitioner, judge and lawmakers, ठीक है, in their interpretation and application of legislation. डेफिनेशन क्लॉज में है, द एक्ट प्रोवाइड्स डेफिनेशन फॉर सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। These definitions are applicable unless there is anything repugnant in the subject or context. आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, किसी भी एक्ट में कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, या आपको लगता है कि इस वर्ड का इस पर्टिकुलर एक्ट में डेफिनेशन नहीं है, तो उस डेफिनेशन को आप जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन किया गया है, आप वहां से देख सकते हो। ये याद रखना, जो भी एक्ट है अपने भारत में, कोई भी एक्ट उठा लो,
अगर उसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसका डेफिनेशन नहीं दिया है तो आपको उस वर्ड का डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट से ले सकते हो आराम से, ठीक है। इसीलिए जनरल क्लॉजेस एक्ट लिया गया, बनाया गया है कि भाई हर एक्ट में हर वर्ड का डेफिनेशन तो नहीं दिया जा सकता, तो एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए। तो ये जनरल क्लॉज बना दिया कि भाई इसमें आपको सब चीज़ का मिल जाएगा, समझे। तो इसीलिए जब हम इंटरप्रेट करेंगे किसी वर्ड को तो हम जनरल क्लॉज एक्ट में अगर उसको ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा ना फटक से, इसीलिए जनरल क्लॉज एक्ट बनाया गया, ठीक है। अभी इसमें है जेंडर एंड नंबर। वर्ड इंपोर्टिंग द मैस्कुलिन जेंडर ऑल्सो इंक्लूड द फेमिनिन जेंडर। द वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वाइस वर्सा। ये एक्ट बोलता है कि जहाँ भी कहीं लिखा है वर्ड तो उसमें समझ लेना सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। जेंडर में है अगर तो मैस्कुलिन जेंडर भी होगा फेमिनिन जेंडर भी होगा, ठीक है, वाइस वर्सा। तो ऐसा है। तो ये एक्ट सीधा बोलता है अगर आपको जेंडर कहीं लिखा है तो आप उसमें दोनों समझोगे, ठीक है, मर्द भी महिला भी। अगर कहीं पे नंबर लिखा हुआ है तो आप उसमें सिंगुलर नंबर भी मानोगे प्लूरल नंबर भी मानोगे, वो भी इंक्लूड होगा उसके अंदर, ठीक है। अगला है सिंगुलर प्लूरल, ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद अगला है टेंसेज, वेयर इन द प्रेजेंट टेंस इंक्लूड द फ्यूचर टेंस। अगर कहीं पे टेंसेज का यूज हुआ है, ठीक है, टेंस के बारे में है तो आप प्रेजेंट तो मानोगे ही मानोगे, उसमें फ्यूचर भी कवर होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा है टेंस तो आप सिर्फ प्रेजेंट मानोगे, उसमें फ्यूचर भी कवर होगा। रेफरेंस टू ऑफिसर, रेफरेंस टू अथॉरिटीज ऑफिसर एंड फंक्शनरीज शैल इंक्लूड रेफरेंस टू सक्सेसर इन ऑफिस और अदर पर्सन ऑथोराइज टू एक्सरसाइज दोज पावर और फंक्शन। अगर कहीं पे रेफरेंस दिया है ऑफिसर का, ठीक है, तो उस ऑफिसर में वो हर ऑफिसर होगा जो किसी पर्सन को अगर ऑथोराइज किया गया है किसी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए तो वो सारा उसके अंदर कवर होगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा ना, जैसे मान के चलो किसी एक्ट में ऑफिसर का डेफिनेशन नहीं है और वहां पे ऑफिसर क्लॉज दे दिया है, ठीक है, तो आप आ जाओ जनरल क्लॉज में। जनरल क्लॉज में देखो क्या लिखा है ऑफिसर का, एनी पर्सन या एवरी पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया है कोई काम करने के लिए, कोई पावर दिया गया है एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, या किसी ऑफिस का वो सक्सेसर है तो वो भी ऑफिसर होगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा ना कि ऑफिसर कौन हो सकता है, ऐसा। अगला दिया है टेरिटोरियल रेफरेंसेज, रेफरेंसेज टू टेरिटरीज डिस्ट्रिक्ट ईटीसी शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा फॉर द टाइम बीइंग डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर कहीं टेरिटरी का है तो टेरिटरी होगा, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट होगा, तो वो हर चीज़ के लिए हर जगह के लिए वो डिस्ट्रिक्ट होगा, ऐसा। अगला है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड टाइम शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर। टाइम जो है कंप्यूट करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर देखना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से जो आप कंप्यूट कर सकते हो। इसके बाद है एक्ट बाय एजेंट, whenever an act is to be done or by an authorized person it may be done by an agent of such person unless otherwise provided, ठीक है। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ जनरल प्रिंसिपल और रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। सम ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स, तो इसका कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे है यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन है, अवॉइडिंग रिपीटिशन है, क्लैरिटी है, ठीक है। इसके बाद अडेप्टेबिलिटी है, प्रोमोटिंग एफिशिएंसी है। तो ये सब जो है इस एक्ट का जो है पर्पज है कि भाई कहीं पे भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है तो आपको एफिशिएंसी बताएगा, अडेप्टेबिलिटी देगा, रिपीटेशन ना हो वो वर्ड उसके बारे में समझाएगा, आपको किसी वर्ड को क्लियर करने के लिए ऑप्शन देगा, ठीक है, ऐसा। इसके बाद है यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन का ऑप्शन देता है। तो ये सब इसके अंदर जो है होता है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है आपका द जनरल क्लॉज एक्ट यूटिलिटी इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और अनसर्टेनिटीज बिटवीन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ as well as in cases where a specific enactment lack clarity।
ये जो एक्ट है, कहीं कहीं कोई कोई एक्ट है जहाँ पे क्लैरिटी की कमी है, तो वहाँ पे काम आता है। कोई ऐसे लॉज हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ये हेल्प करता है। जोसेफ सीने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 का केस था, ठीक है। इसमें अडल्ट्री के बारे में था मेजर, कि मतलब कोई पति पत्नी है, उसका अगर किसी और महिला या पुरुष के साथ अवैध संबंध है, ठीक है, तो उसको अडल्ट्री कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, कोई महिला करती थी ना, तो मतलब जो, जैसे मान के चलो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी शादी हो गई किसी लड़की से, ठीक है। अब मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता चला कि मेरी वाइफ ने मेरी वाइफ को किसी और मर्द के साथ मतलब प्यार है, और वो उसके साथ अवैध संबंध बनाई, तो मैं जब अपने वाइफ के ऊपर केस करूंगा ना, तो मैं अपने वाइफ के ऊपर नहीं कर रहा हूं, मैं उस मर्द के ऊपर केस करूंगा जो मेरे वाइफ के साथ अवैध संबंध बनाया, ठीक है। ये प्रोविजन था उस अडल्ट्री के इसमें, जब आप सेक्शन पढ़ते थे, तो कोर्ट बोलता था कि भाई, तो जब मेरी मान के चलो कोई महिला है, अब उसको किसी और मर्द के साथ संबंध बनाना है, वो उसको पसंद आया, तो मर्द क्यों जाए भाई जेल। पहले ये प्रोविजन था कि अगर कोई महिला किसी गैर मर्द के साथ शादी मतलब अवैध संबंध बनाती है, तो उसका पति उस मर्द के ऊपर केस कर देगा जो उसके वाइफ के साथ अवैध संबंध बनाता था। तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो गलत बात है, कोई भी मर्द अगर किसी महिला से प्रभावित हो गया, भले वो किसी की बीवी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो जेल चला जाए। तो कोर्ट ने कहा जब आपको लगता है कि आपकी वाइफ या आपके पति किसी का भी अगर अडल्ट्री होता है, तो आप डाइवोर्स ले लो। तो कोर्ट ने ये जो अडल्ट्री का कॉन्सेप्ट था, ये 2018 में इस केस के बाद हटा ही दिया कि नहीं, ये अडल्ट्री वाला कॉन्सेप्ट जो है गलत है, इससे फंडामेंटल राइट वायलेट होता है यार। आर्टिकल 14 और 19 जो है वो वायलेट होता है इस केस में, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये सही में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और कोर्ट ने उसको अवैध घोषित करके उसको हटा दिया। तो आपको पता होगा ये जो नया वाला एक्ट आया है उसमें अडल्ट्री वर्ड है ही नहीं कहीं पे, ठीक है, उड़ा दिया उसको। तो ये है, तो कोर्ट ने बोला कि यह आर्टिकल 14 और 14 का मतलब इक्वलिटी, और 15 का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो 14 15 के जो है खिलाफ है, और कोर्ट ने इसको 5 जज का बेंच जो था उसने इस एक्ट को, इस सेक्शन को रिपील कर दिया, ठीक है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अगर आपके पति का या आपकी वाइफ का किसी और मर्द से संबंध है, आप डाइवोर्स ले लो अपनी वाइफ से, आप उस मर्द को क्यों जेल भेजोगे। तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया। डिक्रिमिनलाइज का मतलब है कि पहले क्या प्रोविजन था कि आप किसी गैर मर्द के, किसी शादीशुदा महिला के साथ अफेयर में हो तो आप जेल जाओगे, ऐसा था प्रोविजन, तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब अगला है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, शेड्यूल, मार्जिनल नोट्स एंड हेडिंग्स ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको कि प्रीएम्बल का क्या है सिग्निफिकेंस। कोर्ट जब किसी वर्ड का इंटरप्रिटेशन करेगा तो प्रीएम्बल में क्या होता है, प्रीएम्बल में मोटो रहता है ना, उस एक्ट का एम रहता है कि ये एक्ट किसके बारे में बात करेगा। तो कोर्ट प्रीएम्बल देखेगा तो समझ में आ जाएगा ना कोर्ट को कि भाई मैं ये जो वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोर्ट, ये एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, किस पर्पज से बनाया था। तो अगर मुझे पर्पज पता हो तो मैं समझ जाऊंगा ना कि मुझे क्या वर्ड, इस वर्ड का कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। इसी तरह से मैंने बताया था आपको शेड्यूल में भी आपको जो है एक्ट का पूरा पर्पज लिखा रहता है कि इस शेड्यूल में क्या क्या कवर हो रहा है। तो जो कवर किया गया है आप उस वर्ड को उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि भाई इस शेड्यूल में, मान के चलो इस शेड्यूल में डिफाइन किया गया है कि भाई ये पूरा इंडिया पे लागू होगा। अब कोई ऐसा वर्ड है जहाँ पे एम्बिग्यूटी है तो आप क्लियर कर लोगे ना कि यार ये इंडिया में ही लागू होगा, तो कुछ तो हो सकता है, तो आप दिमाग लगाओ। फिर हेडिंग है, हेडिंग क्या है, किसी भी चैप्टर का आप हेडिंग पढ़ोगे तो हेडिंग में लिखा रहता है। आप आईपीसी पढ़ो, आईपीसी में जब सेक्शन 76 के ऊपर पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, और वहां से 76 चालू होता है और 96 तक जाता है वो। अब अगर आपको 76 से 96 के सेक्शन के बीच कोई वर्ड जो है अनएम्बिग्विटी है, कोई ऐसा वर्ड है जो अनक्लियर है, तो आप उसका हेडिंग पढ़ो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो
तो आप समझ जाओगे ना कि यार ये वर्ड हो ना हो प्राइवेट डिफेंस से ही जुड़ा हुआ है, तो आप प्राइवेट डिफेंस के आधार पर उस वर्ड को क्लियर कर सकते हो ना। तो ये हेडिंग का रोल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि भाई हर जो अंदर में पार्ट है, प्रीएम्बल है, शेड्यूल है, हेडिंग है, ये कैसे आपको हेल्प करता है। तो आप बताओ, प्रीएम्बल में क्या रहता है, प्रीफेस रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है एक्ट का। तो आप समझ जाओगे ना भाई, ऑब्जेक्टिव जब आपको पता चल जाए तो आप वर्ड को क्लियर कर सकते हो। शेड्यूल का मतलब क्या है, शेड्यूल आपको पूरे एक्ट का प्रोविजन बताता है, इस शेड्यूल में ये पूरा कवर है, तो आप ऊपर में पढ़ो कि क्या क्या कवर है, तो आप समझ जाओगे ना कि भाई इसमें ये कवर है, और अगर मुझे यहाँ पे वर्ड ये फंस गया है तो आप उसके आधार पर निकाल सकते हो, क्लियर कर सकते हो। हेडिंग क्या है, हेडिंग बता देता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। आप समझ जाओगे कि यहाँ पे अगर कोई वर्ड में फंस रहा हूँ तो वो हो ना हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस से ही जुड़ा होगा, तो आप दिमाग लगा के क्लियर कर लो। समझ गए हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट का सिग्निफिकेंस है। अगला है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखने बोल रहा है, ठीक है, शॉर्ट नोट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये तो सबसे पहले डीपीएसपी में कवर है, याद रखना। अभी हाल ही में कल उत्तराखंड में लागू भी हो गया। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो आराम से लिख सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में कल लागू हुआ है और सबसे पहला स्टेट वही है, ठीक है। अब वहाँ पे शादी के लिए भी एक नियम, डाइवोर्स के लिए भी एक नियम, सक्सेशन के लिए भी एक नियम, ठीक है। ये सारे लॉज आपको बता दूं, हमारे भारत में सिविल मैटर में सबके पर्सनल लॉज हैं, क्रिमिनल मैटर में यूनिफॉर्म लॉ है। अगर कोई मर्डर करेगा, हिंदू करेगा तो भी आजीवन कारावास है, मुस्लिम करेगा तो भी आजीवन कारावास है, क्रिश्चियन भी करेगा तो भी आजीवन कारावास है। क्रिमिनल लॉ हमारे यहाँ सबके लिए बराबर है, लेकिन सिविल लॉ सबके अलग अलग हैं। सिविल लॉ में कोई एक शादी कर सकता है, कोई 4 कर सकता है, कोई बेटी को पूरा प्रॉपर्टी में अधिकार देता है, कोई कोई देता ही नहीं है, ठीक है। किसी किसी में अडॉप्शन के लिए प्रावधान है कि भाई पत्नी की मंजूरी लगेगी, किसी किसी में पति अपने इच्छा से कर सकता है। तो ऐसे मतलब डिफरेंशिए ये है ना, डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस सब को खत्म करने के लिए यूसीसी एक्ट लाया जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि डीपीएसपी में है, और ये सीधा बोलता है कि भाई एक देश है तो एक कानून हो, ठीक है। शादी भी एक कर सके, डाइवोर्स भी ऐसे ही नहीं 3 तलाक दे दो, तलाक 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 नहीं, पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केस में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी ज़रूरत आन पड़ी है, ठीक है। तो ये सब आप उसमें डाल देना। ये आर्टिकल 44 में कवर किया गया है। इसके अंदर सिंपल है कि भाई ये एक्ट, ये जो कोड है वो 4 चीज़ों को कवर करता है मेजर: मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन। ये 4 चीज़ों को ये मेजरली कवर करता है, ठीक है, कि भाई ये 4 चीज़ों में जो है, और एक है मेंटेनेंस। ये 4-5 चीज़ों के लिए ये यूसीसी बोलता है कि भाई एक नियम होना चाहिए यार, ठीक है, सबके लिए अलग 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 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। मुस्लिम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हम लोग ये क्या बोलते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करें। तो हम रिलीजन को अगर फॉलो करते हैं तो हमारे रिलीजन में 5 शादी का अलाव है, तो तुम हमें अगर 5 शादी से रोक रहे हो तो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो, ऐसा उनका मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ठीक है। अगला है सोशल मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया का आपको पता ही है कि भाई सोशल मीडिया कैसे अच्छा भी है, बुरा भी है, ठीक है। अभी एआई का ज़माना है, तो देख रहे होगे आप लोग, इंस्टाग्राम खोल रहे होगे तो कितनी श्रद्धा कपूर कितनी सभ्य हीरोइन है, वो कभी बलगर ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पे देखो, खोलोगे तो हर हीरोइन का बलगर फोटो वगैरह डाल देते हैं। क्या है ये सब गलत है, मिसयूज हो रहा है। इसीलिए तो मतलब सोशल मीडिया आज के ज़माने में तो फ़ायदेमंद अगर 50% है, 40% है, तो 60% नुकसान है, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। तो थोड़ा संभल के यूज करिए। तो अभी जो आपको आपके मन में जो है सोशल मीडिया को लेके, आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हो अगर सोशल मीडिया पे आए तो पहले सबसे प्रॉन्स लिखना, ठीक है, और कॉन्स लिखना कि भाई उसके
फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, और उसके लिए आप रेमेडी भी लिख सकते हो अगर आपको लगे कि आपके हिसाब से जो सजेशन हो आपका वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, याद रखना। हर ये जो डेफिनेशन में जो पूछेगा ना आपका शॉर्ट नोट में, यूसीसी पूछे या सोशल मीडिया पर पूछे या सीसीसीए पे पूछे या डेटा प्राइवेसी पे पूछे, ठीक है, या इलेक्टोरल फॉर्म पे पूछे, किसी पे भी पूछे तो सबसे पहले आप लिखना इंट्रो में कि ये है क्या, दूसरा आप लिखना इसका फायदा क्या है, दूसरा लिखना उसके चैलेंजेस क्या है, ठीक है, और लास्ट में आपके अपने सजेशन जरूर लिखना। कोई भी एग्जामिनर रहेगा ना तो वो खुश हो जाएगा कि इसने अपने सजेशन भी दिए हैं। ठीक है, आपके मन में जो है आप हम ये मत ओपन मत लिख देना किसी ये बहुत गलत है, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं, ऐसा नहीं। आप लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो सजेशन होंगे ना आप वो लिख सकते हो, मस्त पॉइंट आएगा। ठीक है, इंट्रो, प्रोस मतलब सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और आपके सजेशन, ये 4 चीज आप लिखना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, मैंने आर्टिकल भेज दिया है, आप लोग पढ़ लेना आराम से। अगला सवाल है शॉर्ट नोट का। ठीक है, कि आपसे पूछ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टेट्यूट। एस्टेट्यूट को क्लासिफाई किया गया है आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्टेट्यूट में, तो वो कितने टाइप के होते हैं। तो इंस्टीट्यूट को बहुत सारे तरीकों से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आप पर्पज के बेस पर देखें तो 5-6 होता है, जैसे कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट होता है जिसको कोडिफाई किया गया हो। ठीक है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट है, जो पुराने लॉ को एक साथ जोड़ के नया एक्ट बनाया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, उसको कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। डिक्लेरेटरी इंस्टीट्यूट है, जो डिक्लेयर करता हो, ठीक है, तो वो डिक्लेरेटरी इंस्टीट्यूट है। अगला है रेमेडियल इंस्टीट्यूट। रेमेडियल इंस्टीट्यूट का मतलब आपको रेमेडी देता है। ठीक है, अगला है इनेबलिंग इंस्टीट्यूट। इनेबलिंग इंस्टीट्यूट मतलब वो आपको इनेबल करता है कुछ करने को, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या आपको इनेबल करता है कि आपके अगर कोई अधिकार वायलेट हुए हैं तो आप कोर्ट जाओ। अगला है पीनल इंस्टीट्यूट, जो पनिश करता है। पनिश का मतलब आईपीसी, आईपीसी में पनिशमेंट है ना, वो पनिशमेंट के लिए बनाया गया है। अगला है अमेंडिंग इंस्टीट्यूट, जो अमेंड करके बनाया गया हो। ठीक है, अगला है, इसके बाद है रिपीलिंग इंस्टीट्यूट, जिसको रिपील कर दिया गया हो। तो पर्पज के आधार पर ये जो है 7-8 एक्ट होता है। कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट, कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट, डिक्लेरेटरी इंस्टीट्यूट, रेमेडियल इंस्टीट्यूट, एनेबलिंग इंस्टीट्यूट, पीनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिपीलिंग इंस्टीट्यूट वगैरह। ड्यूरेशन के आधार पर 2 होता है, एक परमानेंट होता है, दूसरा टेम्पररी होता है, सिंपल। ठीक है, इसके बाद नेचर के आधार पर है प्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट होता है, जो आगे के तरफ काम आएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट होता है, जो पीछे भी लागू हो सकता है। ठीक है, जब वो एक्ट आया तो वो पीछे के भी किसी भी एक्ट के ऊपर लागू हो सकता है, वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब वो एक्ट आया उसके बाद जो होगा वो कोई कांड तो उस पर लागू होगा, तो वो होता है प्रोस्पेक्टिव। एक होता है डायरेक्टरी, जो डायरेक्शन देता है। ठीक है, और दूसरा होता है मैंडेटरी, जो मैंडेटरीली आपको काम करने के लिए बोलता है, तो वो होता है मैंडेटरी इंस्टीट्यूट। अगला है आपका टेम्पररी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन। मैंने बताया था टेम्पररी जो होता है वो किसी सूट के चलने के दौरान दिया जाता है। ठीक है, और परमानेंट जो होता है जब ट्रायल खत्म हो जाता है तब परमानेंट इंजंक्शन दिया जाता है। ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन का जो होता है वो टेम्पररीली, ठीक है, कि मतलब अभी कोई अगर आपने इंजंक्शन पास नहीं किया तो किसी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो उस नुकसान को रोकने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन पास किया जाता है। परमानेंट इंजंक्शन जो है ट्रायल खत्म होने के बाद किसी एक पक्ष का जब सुन लेता है कोर्ट कि भाई अब ये पक्ष जीतने वाला है और ये हारने वाला है, उस कंडीशन में कोर्ट जो है परमानेंट इंजंक्शन लागू करता है कि भाई अब तो समझ में आ गया कि ये जीत रहा है, तो सामने वाले को परमानेंटली इंजंक्ट कर देगा कि अब आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इसके फेवर में आ गया, ऐसा। ठीक है, इसके बाद है अगला नेमो ईस्ट हैरस विवोंटिस, मतलब ये मैगजीम है जो बोलता है नो वन इज द हायर ऑफ अ लिविंग पर्सन। कोई जिंदा आदमी है तो उसका लीगल हेयर नहीं होगा,
कोई मर जाएगा तभी उसका लीगल हियर होगा, और मरने के बाद ही उसके प्रॉपर्टी को लीगल हियर को मिलेगा, ठीक है। जिंदा में वो नहीं क्लेम कर सकता है। अगला है रिट्स। तो रिट्स मैंने बताया था जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसको इन्फोर्स में लाने के लिए रिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिट्स 5 तरीके के होते हैं। एक होता है हेबियस कॉर्पस, जो किसी इलीगल बॉडी को इलीगली अगर डिटेन किया है तो उसको रिहा कराने के लिए हेबियस कॉर्पस लगाया जाता है। मैंडेमस होता है कि कोई ऑफिसर है जो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जो है बोलेगा कि भाई आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करो, ठीक है। तीसरा है प्रोहिबिशन का मतलब है कि कोई कोर्ट जो है अपने जुरिस्डिक्शन के अनुकूल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए कोर्ट जो है प्रोहिबिशन लगाता है। सर्सोररी का मतलब है कि कोई लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाकर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जो उनको नहीं करना चाहिए, तो उस ऑर्डर को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए रिट ऑफ सर्सोररी का ऑर्डर पास होता है। अगला है कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। आप किसी पोस्ट को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, अगर वो पोस्ट आपके लिए नहीं बना है और आप उसको फिर भी होल्ड करते हो तो कोर्ट आपसे पूछ सकता है कि भाई आप ये पोस्ट क्यों होल्ड करके रखे हो, ठीक है। अगला है आपका इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्जिक्यूजेट का मतलब क्या है। ये मैगजीम है, ठीक है, जो बोलता है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एक्सक्यूजेज नो वन। कोई बंदा अगर गलती किया है और वो बोले कि मुझे ये लॉ नहीं पता था तो उसको ये माफ़ी नहीं मिलेगी। कोई 100 किलो सोना लंदन से लेके आ रहा था, इंडियन एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, उसको जेल भेज दिया गया। कोर्ट में उससे पूछा कि क्यों ला रहे थे, तो बोलता है इंडिया में 100 किलो सोना लाना अपराध है क्या? अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे थे, रेड सिग्नल क्रॉस कर दिए, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, आप बोलते हो रेड सिग्नल तोड़ना ये लॉ में अपराध है क्या? गलत है। अगर आप जिस देश में हो उस देश का लॉ आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे उसका लॉ नहीं पता था, ठीक है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूजेबल, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि मुझे ये लॉ नहीं मालूम था, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते, ठीक है। अगला है आपका सवाल इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है। तो मैंडेटरी प्रोविजन आर रूल्स दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं लॉ के या स्टैट्यूट के जिसको मैंडेटरी जो है प्रोविजन में आता है, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता है, ठीक है। आप उसमें अपना तर्क नहीं लगा सकते, उसको स्ट्रिक्टली आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और अगला है आपका डायरेक्टरी प्रोविजन, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्टरी प्रोविजन जनरली डज नॉट रिजल्ट इन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये हो गया आपका डायरेक्टरी मैंडेटरी। इसके बाद है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, कि जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का महिला को 26 वीक का था, उसको नहीं मिला, संडे को काट लिया गया था। कोर्ट ने बोला कि ये मैटरनिटी बेनिफिट मतलब बेनिफिशियरी है, किसके लिए? मैटरनिटी मतलब महिलाओं के लिए। तो मैं कंपनी के पक्ष में क्यों जाऊं भाई कि संडे को तू मत दे, संडे को भी दे, क्योंकि ये एक्ट महिलाओं के लिए बनाया है और महिला के बेनिफिट के लिए बनाया है। तो मैं जो जजमेंट दूंगा, मैं जो वर्ड को डिफाइन करूंगा, वो भी महिलाओं के फेवर में होना चाहिए ना। तो 26 वीक को संडे को भी इंक्लूड करने के लिए कोर्ट ने कहा। तो ये है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगला है वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब है कि भाई मालिक ने किया है, ये नौकर ने किया है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान किया है, तो मालिक भी उसका जिम्मेदार होगा। ये है वाइकेरियस लाइबिलिटी। अगला है आपका डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू। अपील ऊपर के कोर्ट में होता है, रिव्यू सेम कोर्ट में होता है। अपील किसी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। रिव्यू किसी ऑर्डर को वापस से रीचेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अपील ऊपर के कोर्ट में होता है, रिव्यू सेम कोर्ट में होता है, ये याद रखना। इसके बाद है रिवीजन। रिवीजन जो है लोअर कोर्ट जब कोई ऑर्डर देता है उसमें अगर कोई एरर होता है तो आप उसको ऊपर के कोर्ट में ले जाके उस एरर को रीचेक करवा सकते हो, इसको बोला जाता है रिवीजन,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें आप अपील में नहीं जा सकते, तो अपील में नहीं जा सकते तो आप रिवीजन में भी वहाँ पे जा सकते हो, तो ये होता है रिवीजन।